Hello, welcome back to my channel Jigar Tutorials. Myself Shreyans and today we are going to start CBSE Class 10 Geography chapter Resources and Development Part 3. पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होता है और रिसोर्सेज किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में हमारा था रिसोर्स डेवलपमेंट, मीन्स रिसोर्स प्रेजेंट फॉर्म में जिस तरीके से है, जैसे हम यूज कर रहे हैं उस फॉर्म में वो कैसे आया, एंशिएंट टाइम में उसके क्या फॉर्म से कैसे हम उसको ट्रीट करते थे। ठीक है। एंड पार्ट 2 में ही हमने एक टॉपिक और कवर किया था, वो था रिसोर्सेज प्लानिंग, मीन्स रिसोर्सेज को प्रेजेंट टाइम में कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इस लेक्चर में हमारा टोटल 2 टॉपिक होगा, लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन। ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है और इसको कैसे सही किया जा सकता है। सेम वे में सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्यों होता है और सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये दो टॉपिक्स हमारे होंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। एक बहुत बेसिक चीज है कि सॉइल इरोजन जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का एक पार्ट है। ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैंड डिग्रेडेशन एक लार्ज स्केल पे है, पूरे लैंड की क्वालिटी डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी क्वालिटी लो हो जाना। पिछले लेक्चर में भी मैंने लैंड डिग्रेडेशन के बारे में शॉर्ट में बताया था कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी लो हो जाना, जिसकी वजह से उसको फर्दर यूज में नहीं लाया जा सकता, बेसिकली कल्टीवेशन के यूज में नहीं लाया जा सकता, तो वो होता है लैंड डिग्रेडेशन। पर अगर वो उस पूरे लैंड में सिर्फ टॉप लेयर जो है जिसको मोस्ट फर्टाइल माना जाता है वो अगर रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंड की क्वालिटी लो हो रही है, तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन जो है वो पूरा किसी भी वे में पूरे लैंड की क्वालिटी खराब हो, पर सॉइल इरोजन टॉप लेयर की रिमूवल के कारण जो हमारा सॉइल की क्वालिटी है, लैंड की क्वालिटी है, वो डिग्रेड हो। ठीक है। तो क्लियर है, सॉइल इरोजन लैंड डिग्रेडेशन का एक टाइप है कह सकते हो। ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। लिखा क्या है, लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लैंड। एक लैंड की जो भी क्वालिटी है अभी प्रेजेंट में, कुछ दिनों बाद उसकी क्वालिटी लो हो जाए। ठीक है। मीन्स डिक्रीज हो जाए, उसकी क्वालिटी नीचे गिर जाए उसकी क्वालिटी। तो डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू, किन कारणों से, ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज। नेचुरल एक्टिविटीज क्यों लिखा है, ह्यूमन तो सभी लोग ज्यादातर के दिमाग में ह्यूमन के एग्जांपल तो आ ही जाएंगे कि माइनिंग हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया, ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है। पर नेचुरल क्या है, तो नेचुरल एक्टिविटीज में आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लड। फ्लड जब आता है तो टॉप लेयर सॉइल भी चला जाता है, बेसिकली जहाँ पे फ्लड आता है वहाँ की सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती, ये भी आप जानते हो। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं। तो क्या हो गया, डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज। ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज किन्हीं कारणों से हो सकता है, which makes it unfit for cultivation। बेसिकली कल्टीवेशन के टर्म्स में लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होती है, उस पर फर्दर कल्टीवेशन उतना अच्छे से नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन, डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज सच एज फ्लड, ओवर माइनिंग, सारे एग्जांपल्स कॉजेज आप लिख सकते हो। ड्यू टू ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज which makes it unfit for cultivation। क्लियर है। अब देखते हैं कि अच्छा ये देखो बीच में एक टर्म्स मैंने लिखा है 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली ये नहीं पूछता है कि आपके कंट्री में टोटल कितनी लैंड्स डिग्रेड है। हाँ, समटाइम्स ये पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, टोटल हमारा जियोग्राफिकल एरिया कितनी है, टोटल अर्थ की लैंड एरिया कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड डिग्रेड हो चुकी है, उसकी क्वालिटी लो हो चुकी है, वो अब कल्टीवेशन के यूज के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास आएगा। ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि टाइम के हिसाब से ये डाटा चेंज होता है।
अलग अलग बुक्स में आप देखोगे, अलग अलग जगहों पे देखोगे तो थोड़ा बहुत डाटा में डिफरेंस मिलता रहेगा, पर ये अप्रोक्सीमेटली लगभग उस डाटा के आसपास है, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, टोटल लैंड एरिया जो डिग्रेड हो चुकी है, कितनी 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड डिग्रेड हो चुका है इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं कॉजेस पे। कॉजेस क्या क्या है, तो कॉजेस तो ढेर सारे हैं, बहुत कॉजेज हैं, आपके दिमाग में भी होंगे बहुत सारे, पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, चूंकि टॉपिक है तो पढ़ना तो है ही। तो चलो देखते हैं। पहला कॉज है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब कि जो हमारे कैटल्स हैं वो जब घास चरने जाते हैं, ग्रेजिंग करने जाते हैं, तो वो जब ग्रेजिंग करते हैं तो एक, जैसे अगर इतना बड़ा हमारा ग्रास है तो ऊपर के कुछ पार्ट्स को खा लो। ठीक है, अगर ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो वो जड़ तक जाते हैं, और जड़ तक जाने के बाद प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो ढीले हो जाते हैं। प्लांट्स के रूट जिन सॉइल को जकड़े होते हैं वो सॉइल छूट जाता है, जिसकी वजह से अगर हवा आता है, पानी आता है और एनीथिंग, तो वो सॉइल को अपने साथ लेते जाता है। तो होता क्या है, सॉइल इरोजन कह सकते हो। वहां का जो उस पार्ट का सॉइल है वो उस जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वहां का अपर लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड की क्वालिटी लो हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन से क्या होता है, ओवर इरिगेशन से दो चीजें होती हैं। पहला कि वाटर की वजह से, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाता है। सेकेंड थिंग है कि वाटर जब डीप इनसाइड जाता है तो ऊपर से कुछ मिनरल्स को, अगर ओवर इरिगेशन कर रहे हैं तो मिनरल्स को ऊपर नहीं रहने देता, सारे मिनरल्स को नीचे लेके चला जाता है और ऊपर की सॉइल अनफर्टाइल होने लगती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ओवर इरिगेशन। अब तीसरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट सभी लोग जानते हैं, इंडस्ट्रीज से जितने भी वेस्ट निकलते हैं अगर उन्हें हम डंप करते हैं प्लेन लैंड पे या फर्टाइल लैंड पे, तो वो लैंड की क्वालिटी को अनइम्प्रूव कर देती है या लो कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल रहते हैं। केमिकल्स की वजह से जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज के जो भी वेस्ट है उसकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। ओवर माइनिंग। ओवर माइनिंग क्या होता है, तो जहाँ पे मिनरल्स हैं उसमें हम गड्ढे खोद के मिनरल्स को निकालते हैं, तो ये तो माइनिंग होती है। ओवर माइनिंग क्या है कि बहुत ज्यादा एक ही जगह पे बहुत ज्यादा माइनिंग कर लेते हैं और उसकी वजह से अब माइनिंग करके बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, क्रेटर्स बन जाते हैं, अब उसको एज इट इज हम छोड़ के निकल लेते हैं। इससे क्या होता है कि वहां का जो लैंड है वो किसी यूज का नहीं रह जाता। दूसरी चीज, माइनिंग करते वक्त कई बार केमिकल वगैरह भी निकलते हैं जिसकी वजह से वहां का पूरा एरिया अनइम्प्रूव हो जाता है, या कह सकते हो डिक्रीज हो जाता है उसकी क्वालिटी उस लैंड की। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओवर माइनिंग हो गया। एंड नेक्स्ट, सीमेंट एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज। ये आपको कहीं कहीं पॉइंट्स दिखेंगे, बहुत ज्यादा हर जगह पे आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सीमेंट एंड सिरेमिक इंडस्ट्री, देखो सीमेंट और सिरेमिक इंडस्ट्री जो होता है, सिरेमिक मटेरियल्स जो बनते हैं उन सभी में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, सीमेंट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है, एकदम बारीक पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है। इससे क्या होता है, जो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल के पोर्स में जाके छिप जाते हैं और सॉइल को एकदम कवर कर लेते हैं, जिससे वो अनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते हो, बट स्टिल एक पॉइंट रहेगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट सभी लोग एकदम आंख बंद करके लिख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई करने की वजह से हमारी सॉइल डिग्रेड होती रहती है, क्योंकि एयर का फ्लो भी बहुत तेज हो जाता है। प्लांट जिन के रूट्स जिन सॉइल्स को पकड़े होते हैं वो सॉइल भी वहां से मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे कॉजेज, क्या कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब सॉल्यूशन क्या है, तो देखो सॉल्यूशन लिखने के लिए बहुत इजी है, अगर कॉजेज याद है तो सॉल्यूशन कुछ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन दो चीजें, पहली चीज जिसे याद हो जाए, जो मेहनत करे बहुत ज्यादा, ठीक है, वो याद कर ले। और एक शॉर्टकट ट्रिक, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि याद नहीं होता है, तो उनके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये जितनी चीजें हैं, जितने भी कॉजेज हैं, इन सबको अगर आप कंट्रोल कर लो, मीन्स जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम्स पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो तो सॉल्यूशन बन जाता है कि नहीं। प्रॉब्लम्स पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर कंट्रोल कर लिया जाए
तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। मीन्स सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे कैसे, तो कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग या कंट्रोल्ड ग्रेजिंग कह सकते हो, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। सेकंड, कंट्रोल ओवर इरिगेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल वेस्ट। फोर्थ पॉइंट, कंट्रोल ओवर माइनिंग। फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोल ओवर सीमेंट एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज। एंड सिक्स पॉइंट, कंट्रोल ओवर डिफॉरेस्टेशन। तो ये तो सिंपल सा, बिल्कुल अगर आपको नहीं याद है कुछ भी तो एक ट्रिक लगाओ कि जितने भी कॉजेज हैं सबके आगे कंट्रोल जोड़ दो, आपका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। सेकंड, जिनको अच्छे नंबर चाहिए, जो वाकई में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बस ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल टर्म्स इसमें आ जाएंगे, बस थोड़ा सा इससे अलग रहेगा। ये दरअसल थोड़ा सा कॉमन टाइप का लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, तो एग्जामिनर हो सकता है आधा एक नंबर काटने की चेष्टा कर सकता है। बट इसमें क्या है, इसमें थोड़े से वर्ड अलग अलग हैं। जैसे ओवरग्रेजिंग प्रॉब्लम थी तो सॉल्यूशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए, कैटल्स के लिए प्रॉपर एरिया दे दिया जाए कि यहाँ पे आप ग्रेजिंग करो, इतने एरियाज में अभी तक ग्रेजिंग करने के लिए है ग्रास, तो यहाँ पे आप ग्रेजिंग करो, ग्रास खत्म होने के बाद वहाँ पे दोबारा ग्रेजिंग के लिए ना भेजा जाए, जिससे ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। सेकंड, ओवर इरिगेशन, कंट्रोलिंग ओवर इरिगेशन, ये वही वाला पॉइंट हो गया, एक आध पॉइंट वही वाला लिख दो। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट का कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकल रहे हैं उसको प्रॉपर जगह पे डंप किया जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फर्टाइल लैंड है वहीं पे डंप कर दिया गया। अगर कहीं आपको अनफर्टाइल लैंड दिख रहा है वहां पे डंप करो, पहले उसका ट्रीटमेंट कर लो, उसको उसमें से कुछ जितना हो सके उसको रिसाइकल कर लो, ठीक है। इन सारी चीजों से लैंड डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है। मीन्स प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, या कह सकते हो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर माइनिंग। ओवर माइनिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज जो भी हैं, खुदाई का काम जो है, उसको हम कंट्रोल करें, उस पर नजर रखें कि कैसे करना है, कितना करना है, लैंड की सॉइल इससे खराब ना हो, ठीक है। कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स लगभग सिमिलर लिखा है मैंने, कंट्रोल ओवर इरिगेशन, कंट्रोल ओवर माइनिंग, पर बस थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स थोड़ा सा चेंज किया ताकि सिमिलर लगे ना, एग्जामिनर को थोड़ा सा डिफरेंट लगे। कंट्रोल ओवर माइनिंग एंड कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, कंट्रोल ओवर इरिगेशन एंड कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है। लास्ट पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन, इसको सीधा लिख दिए थे कि कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का, कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन का मतलब एक अलग है कि फॉरेस्ट की कटाई को कंट्रोल करो, ये एफॉरेस्टेशन है, मतलब कि पेड़ लगाओ, ठीक है। इससे ये अलग है, बट इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया टोटल लैंड डिग्रेडेशन का टॉपिक कि लैंड कैसे डिग्रेड हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन कितना हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या हैं, एंड लैंड डिग्रेडेशन की सॉल्यूशन क्या है, कैसे उससे बचा जाता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन होता क्या है ये आपको बता चुका हूं। क्या होता है सॉइल इरोजन, तो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, किसी पार्ट ऑफ लैंड का जो टॉप लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, वो अगर उस जगह से रिमूव हो जाए तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल किन एजेंट से, किन कारणों से होता है, तो बेसिकली ये सबसे ज्यादा किससे होता है, विंड और वाटर से, ठीक है। तो होता और भी कारणों से है, पर मेन क्या है, पार्टिकुलरली बाय विंड, वाटर, यहाँ पे मास मूवमेंट लिखा हुआ है, ये सारे मेन कॉजेज हैं, बाकी और भी कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय एजेंट्स पार्टिकुलरली विंड, वाटर, मास मूवमेंट विच कॉजेज इट्स डिटेरियोरेशन एंड मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टीवेशन। सीधा, ये आपका थोड़ा टफ अगर लग रहा हो आपको तो सीधा लिख सकते हो, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, etc which makes soil unfit for cultivation is known as soil erosion। जो soil को कल्टीवेशन के पर्पज से अनफिट कर दे, जो soil को डिग्रेड कर दे, और किस वे से, सॉइल के टॉप लेयर के रिमूव होने से, जिस लेयर को सबसे फर्टाइल माना जाता है उस लेयर के रिमूवल से अगर सॉइल डिग्रेड हो रहा है, सॉइल अनफिट हो रहा है, तो ये सॉइल इरोजन होता है। कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज वहां पे भी पढ़े थे लैंड डिग्रेडेशन में, यहाँ पे भी पढ़ोगे सॉइल इरोजन में। दोनों में कुछ पॉइंट्स आपके कॉमन आएंगे, सॉल्यूशन भी कुछ कॉमन होगा। बहुत इजी टॉपिक है, एक बार फिर बोल रहा हूँ, देखते हैं।
कॉजेज में पहला है नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस मतलब वही विंड, वाटर, etc। कैसे होता है ये सबको पता है। विंड फ्लो होती है तो सॉइल का टॉप लेयर फ्लो हो जाता है, उसके साथ वाटर फ्लो होता है तो उसके साथ भी यही चीज होती है, ठीक है। तो पहला हो गया नेचुरल फोर्सेस। दूसरा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वहां पे भी पढ़े हो, लैंड डिग्रेडेशन में समझ चुके हो। होता क्या है, पेड़ों की कटाई होगी तो विंड का फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, विंड को रोकने के लिए वो एज अ बैरियर काम नहीं कर पाएगा, जिससे विंड का फ्लो तेज होगा, और विंड का फ्लो तेज होने से जो स्वैल है वो वहां से रिमूव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो इससे आपका जो प्लांट्स के रूट्स हैं, जो ट्रीज के रूट्स हैं, वो जो स्वैल को होल्ड किए होते हैं वो छोड़ देंगे और वो स्वैल भी वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे सॉइल अनफर्टाइल होता है। तीसरा ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से क्या होता है, वही चीज कि जो भी हमारे ग्रासेस हैं, घास है, उसके जो रूट्स हैं वो भी सॉइल को होल्ड किए होते हैं, वो अगर ओवरग्रेजिंग करेंगे तो वो लूज हो जाएंगे और विंड या वाटर के एक्शन से वो फ्लो हो जाएंगे, ठीक है, रिमूव हो जाएंगे उस प्लेस से, वहां से हट जाएंगे। तीसरा पॉइंट ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन से भी होता है, बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन करेंगे, बहुत ज्यादा इरिगेशन कर देंगे तो पहली चीज तो कि सॉइल का जो लेयर है वो वहां से रिमूव हो सकता है। सेकंड थिंग कि सॉइल के अपर लेयर में जो भी आपके मिनरल्स होते हैं वो लीच करके नीचे चले जाएंगे और ऊपर का सॉइल अनफर्टाइल हो सकता है, ठीक है। एंड बैड फार्मिंग टेक्निक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, क्योंकि इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चर का ही कंट्री, एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट है बैड फार्मिंग टेक्निक, ये जानना बहुत जरूरी है। फार्मिंग टेक्निक क्या होती है, खेती कैसे करना है। अब ऐसे रैंडम तो खेती कर नहीं देंगे कि जहां मन किया जैसे मन किया, नहीं तो ओवर ग्रेजिंग या ओवर इरिगेशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो फार्मिंग करने का एक बेसिक टेक्निक हमें अपनाना होता है, ठीक है। अगर हम रैंडम फार्मिंग करेंगे तो उससे भी, अगर बैड टेक्निक अपनाएंगे तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे सॉल्यूशन क्या है सॉइल इरोजन का। तो सॉल्यूशन में पहला है काउंटर प्लॉइंग, जो हम बांध बना के या मेड़ बना के हम खेती करते हैं, ये चीज आपका आएगा इसमें। तो उससे क्या है कि सॉइल को अगर विंड वाटर के एक्शन होंगे तो वो उसको बैरियर को क्रॉस नहीं करने देगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है एफॉरेस्टेशन, ये सबको समझ में आ रहा है, प्लांटेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे विंड वाटर का स्पीड स्लो होगा, बहुत ज्यादा फ्लो में नहीं आएगा, जिससे सॉइल का रिमूवल कम हो जाएगा और साथ ही साथ वो उनके जो रूट्स हैं वो सॉइल को तेजी से होल्ड किए रहेंगे, ठीक है। तीसरा शेल्टर बेल्ट्स, जो हम बेल्ट्स बना के, देखो प्लांटेशन जब करते हैं, पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे तो एक लाइन में अक्सर लगाते हैं, ये चीज आपका शेल्टर बेल्ट के कैटेगरी में आता है। तो इससे भी आपका जो है विंड वाटर का फ्लो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, ये बैड फार्मिंग टेक्निक का सॉल्यूशन है। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, अगर हम इस टाइप के टेरेस बना के फार्मिंग करेंगे, ठीक है, देखा होगा कई जगहों पे ऐसे ऐसे फार्मिंग के लिए जगह रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर यहाँ से प्लेन रहेगा तो रिमूव आराम से हो जाएगा, अगर टेरेस फॉर्म में है, अगर यहाँ से सॉइल रिमूव होके आ भी रहा है तो सेकंड स्टेप पे आके जम जाता है, सेकंड स्टेप से अगर फ्लो हुआ तो थर्ड स्टेप पे जम जाता है। ऐसे ही अगर बहुत सारे स्टेप्स बने हैं तो ऐसे में जो सॉइल का रिमूवल है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया टेरेस फार्मिंग। और लास्ट है कि ग्रोइंग ग्रास। ग्रास ग्रो करने से क्या होता है, तो जैसे एफॉरेस्टेशन होल्ड कर लेता है जो भी हमारे सॉइल है, वो वैसे ही ग्रोइंग ग्रास से भी जो रूट्स हैं वो होल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब तो ये तो हमारा हो गया टोटल क्या कॉजेज हैं, क्या सॉल्यूशन है। ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक कॉजेज भी आप लिख सकते हो, बहुत बेसिक सॉल्यूशन भी इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, क्या, दो चार बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया। तो एक पार्ट ऑफ लैंड पे, जैसे अगर एक जगह पे 1 हेक्टेयर खेत है तो उसका कितना पार्ट खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कितने एरिया में सोइंग की जा रही है, ठीक है, ये नेट सोन एरिया होता है। ये डिपेंड करता है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल पे, जैसे लैंड यूजेस पैटर्न पढ़े थे उस चीज पे डिपेंड करता है कि एक जगह की कितनी % लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज होगी, नेट सोन एरिया में कितना % लैंड ये आएगा, तो ये चीज उस पर डिपेंड करता है। देखो जैसे अलग अलग पार्ट ऑफ
कंट्री में, एक कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नेट जोन एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे 70%, कहीं पे 80% होता है। जैसे आपको पता है पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, खेती यहाँ का मेन टास्क है, सबसे ज्यादा यहाँ पे खेती की जाती है, गन्ना वन्ना सबसे ज्यादा यहीं पे उगता है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत की जाती है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पंजाब और हरियाणा में किया जाता है। यहाँ का नेट सोन एरिया मोर देन 80% है, मीन्स यहाँ का जो टोटल लैंड है पंजाब और हरियाणा का, वहां पे 80% से ज्यादा जमीनें खेती के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। वही अगर आ जाया जाए अरुणाचल प्रदेश या आसाम साइड में, तो यहाँ पे लेस देन 10%, मतलब 10% से भी कम लैंड पे खेती की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां का जियोग्राफिकल कंडीशन सुटेबल नहीं है, वहां पे माउंटेन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे पंजाब हरियाणा में बिल्कुल प्लेन लैंड है, सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या फिर आप आसाम साइड में चले जाओ, तो वहां भी ये जियोग्राफिकल कंडीशन एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम सही तरीके से फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये नेट जोन का एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया। मोर देन 80% पंजाब हरियाणा में नेट जोन एरिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और आसाम साइड में लेस देन 10% है, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हमेशा पूछा जाता है, क्या कि किन कारणों से कहां पे लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे रीजंस हैं, पर जो 3 रीजन है, क्या क्या? ओवर इरिगेशन, ठीक है, माइनिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। ये 3 रीजंस जो हैं, ओवर इरिगेशन, ओवर माइनिंग और ओवर ग्रेजिंग, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से इंडिया के कौन से स्टेट में लैंड डिग्रेड हो रहा है, क्या ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड का कौन सा पार्ट, इंडिया का कौन सा पार्ट में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये बहुत इजी है अगर दिमाग से याद करोगे तो। कैसे? ओवर इरिगेशन, इरिगेशन कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है? तो पंजाब और हरियाणा। इरिगेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेड कहाँ पे होगा? हमारे यहाँ होगा। ओके, तो ये हो गया ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन कहाँ पे होता है? जहाँ सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहाँ पे होती है? पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है, तो लिख देना ओवर इरिगेशन। हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है, लिख देना ओवर इरिगेशन। या फिर क्वेश्चन पूछता है कि ओवर इरिगेशन से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन कहां पे होता है, तो लिख देना पंजाब और हरियाणा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, ओवर माइनिंग। माइनिंग कहां पे होता है सबसे ज्यादा? तो आपको पता है झारखंड, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में, जो आपके वेस्ट बंगाल के साइड का एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, ठीक है। जहां पे सबसे ज्यादा माइनिंग होती है वहीं पे ओवर माइनिंग की वजह से सबसे ज्यादा लैंड डिग्रेड होगा, ठीक है। तो ओवर माइनिंग की वजह से कौन कौन से जगह आ जाएंगे आपके? झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, इसमें आपका वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है? तो इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि ग्रेजिंग मेनली कहाँ पे किया जाता है। लेकिन इतना पता होगा कि राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे कैटल, पशुपालन बहुत ज्यादा होता है। राजस्थान में भी आप देख लो, राजस्थान में हर घर में लगभग ऊंट पालते हैं लोग, ठीक है। ऊंट भी पालते हैं एंड अदर एनिमल्स भी वहाँ पे पाला जाता है। गुजरात में भी ऐसे ही एनिमल्स बहुत ज्यादा रखे जाते हैं, कैटल्स बहुत ज्यादा रखे जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रेजिंग वहाँ पे बहुत जरूरी हो जाती है। बहुत ज्यादा एनिमल्स को चरने के लिए जगह चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसे में ओवर ग्रेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब ओवर ग्रेजिंग कहाँ पे होता है मेनली? तो ये होता है गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे, ओवर इरिगेशन, ओवर माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग। ऐसे एक आध पॉइंट से और बन सकता है, बुक में दिया होगा, जस्ट गो थ्रू इट। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, वो क्या है? टाइप्स ऑफ सॉइल। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। ये हमारा 3rd लेक्चर था।
थर्ड लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन एंड अबाउट द सॉइल इरोजन। ठीक है, अगर किसी को और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट। ठीक है, थैंक यू।